नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, पोल के जरिए मैंने आपसे काफी सारे सवाल पूछे और लगातार ये सिलसिला जारी है। ये सभी सवाल आपको इनके जवाब चाहिए, जिसका आज मैंने वीडियो बना रहा हूं और ये सभी सवालों के एक साथ जवाब आपको दे रहा हूं टाइल्स में। आप उनको देखें और इनके स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं और बाद में इनका चाहें तो आप प्रिंट बना सकते हैं या फिर अपने हिसाब से नोट्स भी बना सकते हैं। अब ये सवाल आपके लिए सभी तरीके की जो टीचिंग संबंधी एग्जाम है, चाहे आपका यूपी में टीजीटी पीजीटी या फिर आपका जो आदिवासी कल्याण परिषद के स्कूल्स में जो भर्ती निकले टीजीटी पीजीटी उनके लिए, या फिर उत्तर प्रदेश टेट के लिए, रीट के लिए, एच टेट एस टेट सभी के लिए यूजफुल है। और यूपीएससी के एग्जाम्स में भी काफी सारे प्री में सवाल इस तरीके के आपको टकरा जाएंगे। तो देख लेते हैं एक बार, पहले तो इन सवालों के जवाब देख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। पहला सवाल है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। आंसर यहां आपको दिखाई दे रहा है, गर्भ अवस्था से। शिक्षा से अवरोधन का तात्पर्य है, आंसर होगा स, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है शारीरिक विकास से। देखिए, वृद्धि शारीरिक विकास से जुड़ी हुई होती है, यह आप सभी को पता है। और विकास जो है वो शारीरिक और मानसिक दोनों होते हैं, इसलिए दोनों में अंतर भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इसका जवाब होगा अनुमूल्यन। विकास की किस अवस्था को कॉल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो वो अवस्था है बाल्य अवस्था। अगला सवाल है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहीं से प्रारंभ किया जाना चाहिए या कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो जवाब है अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से। अगर सहचर्य नहीं बिठाया जाएगा तो आप किसी भी लैंग्वेज का उच्चारण नहीं कर पाएंगे और उसका अर्थ भी नहीं निकलेगा। निम्न में से कौन सा संवेग तत्व नहीं है? संवेदी। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, इसका जो सही क्रम है वो होगा ज्ञान, फिर अवबोध, फिर होगा अनुप्रयोग, फिर होगा विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये इसका आंसर होगा बा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्य अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो इसमें आंसर होगा भविष्य की योजना की सूझबूझ। आंसर होगा अ। अगला सवाल है 10 नंबर, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? तो ये जवाब आप सभी ने सही दिया था, चॉम्स्की इसका आंसर होगा। अब अगला सवाल है 11 नंबर, 11वां गिरोह अवस्था किस आयु एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो वो जवाब होगा इसमें 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। संज्ञानात्मक संप्रेषण का न्यूनतम स्तर है, इसका जवाब होगा ज्ञान। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? तो गेट्स और अन्य का यह कथन है। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? द्रुतगामी विकास का नियम। देखिए, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, यह आप सभी को पता है, और उसके बाद ये धीमा और शिथिल होता चला जाता है। ठीक है, तो ये शारीरिक विकास जो वृद्धि से संबंधित है उससे जुड़ा हुआ सवाल है। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सामाजिक परिवेश जन्य जो तत्व होते हैं वो बच्चों के शारीरिक विकास को, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला सवाल है 16 नंबर, केंद्र सरकार ने पाक सीमा से लगे किन क्षेत्रों को 3 अप्रैल 2021 को नो फ्लाई जोन घोषित किया? तो वो जवाब है इसका राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से लगे पाक सीमाई क्षेत्र को। विश्व से क्या तात्पर्य है? इसका जवाब भी आप सभी ने लगभग सही दिया था, संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात का होना। अगला सवाल है, मैकडूगल और गिलफोर्ड ने बालक का संवेगों की संख्या बताई है। तो इसका जवाब है 14, यानी कि सा। ये भी आप सभी का जवाब सही था, 80% से ऊपर जवाब इसके सही आए थे। सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए जरूरी है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होना। अगर व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान नहीं होगा तो सभी को शिक्षित नहीं किया जा सकता, इसलिए ये व्यक्तिगत इसमें शब्द जोड़ा गया है। अगला सवाल देखेंगे हम 20 नंबर, शैशव अवस्था के लिए उत्तम विधि कौन सी बताई गई है? तो देखिए, शैशव अवस्था में आप मॉन्टेसरी विधि भी अच्छी है, खेल विधि भी अच्छी है, किंडरगार्टन विधि भी अच्छी है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका जवाब होगा। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में न्यूनतम हो जाती है? तो देखिए, शारीरिक विकास की गति सबसे न्यूनतम होती है बाल्यावस्था में। ठीक है, गिलफोर्ड ने संवेगों के कितने वर्ग बनाए हैं? तो गिलफोर्ड ने संवेगों के 3 वर्ग बनाए हुए हैं। लेखन कौशल में लेखन अभ्यास कराना कौन सी अवस्था कहलाती है? तो देखिए, लेखन कौशल में विभिन्न व्यवस्थाएं, विभिन्न अवस्थाएं होती हैं।
जिसमें से जब लेखन का अभ्यास कराते हैं तो वो चौथे नंबर पर आता है। तो इसके लिए जवाब होगा चतुर्थ। ये लेटेस्ट सवाल मैंने डाला हुआ है, उसका जवाब आप देख लेना एक बार। निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? जिन भाइयों ने टेट के फॉर्म भरे हुए हैं, जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की, असिस्टेंट टीचर की, रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सवाल सोशल स्टडी के लिए काफ़ी अच्छे हैं, एसएसटी के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो 24 नंबर प्रश्न फिर देखिए, निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? तो इसका जवाब होगा 21 जून। जो लाल फॉन्ट में जो आपके हैं वो आपके जवाब हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता? इसका जवाब होगा पृथ्वी का आकर्षण बल। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी को क्या कहोगे आप? तो इसको कहोगे अपसौर। उपसौर मतलब उप माने समीप, यानी कि सबसे पास होना, अपसौर यानी कि दूर होना। तो सबसे अधिक दूरी क्या कहलाएगी? अपसौर। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण होता है। तो इसमें ये जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। अपसौर उपसौर के बारे में आपको बता दूं कि 4 जुलाई जो होता है आपका, वो होता है आपका अपसौर, जहां जो दूरी होती है सूर्य की वो होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। और उपसौर की बात करें यानी कि नज़दीकी स्थिति, तो उसमें जो दूरी होती है वो होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर, और 3 जनवरी को ये स्थिति बनती है। अर्धचंद्र वाला सवाल मैंने आपको बताया 90 डिग्री इसका आंसर होगा। अब कुछ और सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि साइंस टैग जो जीके है उसके तहत आते हैं। फास्ट टैग का किस तकनीक पर काम करता है, यानी कि फास्ट टैग किस टेक्निक पर काम करता है? तो इसका जवाब होगा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक पर। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे, उस पर टिप्पणी करने पर राजद्रोह का केस किस लेखिका पर दर्ज किया गया? तो उनका नाम आपको बताना है, वो है शिखा शर्मा, जो कि असम राज्य की हैं, असम में लिखती हैं वो। अनुच्छेद 244 का या आर्टिकल 244A को किस संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया? ये होगा आपका 22वां संविधान संशोधन। अभी इलेक्शन चल रहे हैं पश्चिम बंगाल में, असम में के इधर, तो उससे संबंधित सवाल है और असम से संबंधित ये अनुच्छेद है। छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में 22 जवानों की शहादत पर टिप्पणी और राजद्रोह का केस होने पर चर्चा में आई लेखिका शिखा शर्मा किस राज्य के निवासी हैं? तो जवाब आपको बता दिया मैंने ऊपर, असम। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब होगा 7 अप्रैल को, हाल ही में मनाया गया। ठीक है। अगला सवाल है E20 फ्यूल क्या है? ठीक है ना, E20 फ्यूल क्या है? तो इसमें क्या होता है, गैसोलीन और इथेनॉल का जो मिश्रण होता है वो E20 फ्यूल के तहत आता है। ग्रीन या हरा ईंधन किसे कहते हैं? तो जैव ईंधन को ग्रीन या हरा ईंधन कहते हैं। व्यावसायिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण और 2G इथेनॉल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने से संबंधित योजना कौन सी है? तो उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री G1 योजना। ये यूपीएससी से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो प्री टाइप में पूछे जाते हैं। इनका डिटेल भी आपको 20 वर्ड्स में कम से कम आना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म कहाँ बनाया गया है? तो भाई ये बनाया जा रहा है सिंगापुर में। हमें 5G नेटवर्क में कितनी स्पीड मिलेगी? 5G नेटवर्क आने वाला है, एयरटेल ने इसका ट्रायल कर लिया है, बेंगलोर में ट्रायल कंप्लीट हो गया है, रिलायंस इसकी दौड़ में है कि उसे स्पेक्ट्रम मिले। ठीक है, तो 5G संबंधित कुछ सवाल हम देख रहे हैं। तो पहला सवाल है, हमें 5G नेटवर्क से स्पीड जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी? तो 20 GB प्रति सेकंड की इसकी स्पीड मिलने की संभावना है। अगला सवाल इसी से संबंधित है 5G टेक्नोलॉजी से। तो 5G नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की स्पीड जो बताई जा रही है वो क्या है? तो वो है 1 मिली सेकंड से भी कम, यानी कि आपका जो डेटा है वो 1 मिली सेकंड से भी कम में ट्रांसफर हो जाएगा। IoT क्या है? IoT क्या है? आजकल कंप्यूटर संबंधी क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, सभी एग्जाम्स में आपके सिलेबस में बाकायदा ये मेंशन होता है। तो IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। I मतलब इंटरनेट, O से मतलब ऑफ, T से मतलब थिंग्स। M2M का क्या अर्थ है? तो ये ई कॉमर्स से संबंधित है, कंप्यूटर संबंधित शब्दावली है।
तो इसका अर्थ होगा मशीन टू मशीन, M2M लर्निंग मतलब मशीन टू मशीन। अगला फिर सवाल 5G नेटवर्क या 5G टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो 5G नेटवर्क के लिए आदर्श स्पेक्ट्रम बैंड कितना है या क्या है? तो इसका जो जवाब है वो है 3500 मेगाहर्ट्ज। वैसे 3400, 3500 और 3600 मेगाहर्ट्ज ये तीनों ही 5G के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट है वो है 3500 मेगाहर्ट्ज। तो सही जवाब इसका इसीलिए 3500 मेगाहर्ट्ज माना गया है। मिलीमीटर वेव्स को कम्युनिकेशन में उपयोग लाया जा सकता है। तो सबसे पहले जानकारी हमें किसने दी? ये जानकारी देने वाले हमारे इंडिया के ही वैज्ञानिक थे, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। तो मिलीमीटर वेव्स कम्युनिकेशन का उपयोग, इसकी संभावना है कि 5G में इसका उपयोग किया जाए, ठीक है ना, लेकिन अभी ऐसी संभावना बहुत कम जाहिर की जा रही है। अगला सवाल है मिलीमीटर वेव्स की लेंथ क्या होती है? तो 1 से 10 mm इसकी लेंथ बताई गई है। मिलीमीटर तरंगे क्या काम करती हैं, या फिर मिलीमीटर तरंगे काम करती हैं 30 से 300 मेगाहर्ट्ज की स्पीड पर वो काम करती हैं। 30 से 300 मेगाहर्ट्ज पर इनकी स्पीड होती है जिस पर वो काम करती हैं। डीप ओशन मिशन किससे संबंधित है? गहरे समुद्र में खनन से। आपको मालूम है कि समुद्र भी काफ़ी सारी चीज़ें अपने गर्भ में छुपाए हुए हैं जिन्हें निकाल के सरकार रेवेन्यू इकट्ठा करती है, खास करके गैस और पेट्रोलियम का आप देख ही चुके हैं उदाहरण। तो इसीलिए डीप ओशन मिशन इसी से संबंधित है। और डीप ओशन मिशन की नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ, ठीक है ना, एंड साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन क्या है? इन दिनों हम सभी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और ये कोई कह रहा है ड्रॉपलेट से फैलता है, कोई कह रहा है ये हवा में फैलता है। तो वायरस का हवा के जरिए फैलना ही एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कहलाता है। ये ट्रांसमिशन जो होता है वो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से अलग हटके होता है। तो दोस्तों ये अभी तक के सवाल थे जिनका जवाब देने की मैंने आपको कोशिश की। आगे के सवाल भी आपको पोल के जरिए मिलते रहेंगे, उन पे आप जवाब देते रहिए। सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप जवाब दे रहे हैं और 75% से ऊपर वो भाई बहन जिनके जवाब सही आ रहे हैं। इसका मतलब आपकी पढ़ाई की दिशा सही है और ये परखने के लिए ही मैं इन सवालों के जवाब डाल रहा हूं, ठीक है ना। ये सवाल आपको डाल रहा हूं ताकि आप खुद को परख सकें और जब इनके जवाब बताए तो आपकी जो परख है वो और भी पुख्ता हो सके। हो सकता है कहीं छोटी मोटी गलती मुझसे भी हो जाए, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी का हृदय मुझसे भी ज्यादा विशाल है। आप माफ करेंगे और गलती को सुधारेंगे अपने कमेंट बॉक्स के जरिए। कमेंट में आप और भी सवाल रख सकते हैं, उनके जवाब आप पूछ सकते हैं, आपस में चर्चा कर सकते हैं, वो कमेंट बॉक्स आपका ही है। शालीन भाषा का उपयोग करें, इस कमेंट बॉक्स का पूरा यूज करें। एक्चुअल में आप चाहें तो इस चैनल के कमेंट बॉक्स को पूरी तरीके से अपने लिए एजुकेशन बेस पे यूज कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा खासा एजुकेशन का बेस आप तैयार कर सकते हैं। आप सभी आपस में जुड़ सकते हैं क्योंकि ये चैनल आप ही का है, आप ही के लिए है, आप ही के द्वारा ये आगे बढ़ रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।